हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं हूं आयुष जैन। चालू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि रिसर्च प्रपोजल बनाते कैसे हैं। एग्जैक्टली रिसर्च प्रपोजल में होना क्या चाहिए और रिसर्च प्रपोजल जब आप बनाएं तो उसके अंदर किस किस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको रखना चाहिए। चलिए, मैं मोस्टली रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए जो यूज करता हूँ वो करता हूँ कैनवा का। कैनवा के अंदर में आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं और इजीली अपने रिसर्च प्रपोजल को बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि अपने जो भी आपने टॉपिक चूज किया हुआ है, ठीक है, तो आप फ्रंट पेज बनाइए। जैसे कि मैंने अभी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए अपना रिसर्च प्रपोजल बनाया है, जिसमें मेरा टॉपिक था आचार्य विद्यासागर प्रणीत षट्सती साहित्य जीवन प्रबंधन तत्वानाम अन्वेषणम। ठीक है, अब मैं आप सभी को बताऊं कि इसके अंदर मैंने सबसे पहले तो अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो लगा रखा है, अपना नाम लगा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो मैंने पॉइंट रखा था वो रखा था अनुक्रमणिका, कि आगे मैं क्या-क्या बताने जा रहा हूँ, क्या-क्या होगा मेरी जो मैं बना रहा हूँ रिसर्च प्रपोजल इसके अंदर। तो इसमें मैंने जो टॉपिक्स लिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया था प्रस्तावना। ओके, प्रस्तावना के बाद में मैंने शीर्षक निरूपण। शीर्षक निरूपण मतलब जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है शॉर्ट में। फिर उसके बाद में शोध की क्या आवश्यकता है, जो मैंने ये शोध किया हुआ है, ये जो मैं रिसर्च प्रपोजल बना रहा हूँ, जो मैं जो रिसर्च करने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर, इसकी क्या आवश्यकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया था वो लिया था संबंध साहित्य का परिशीलन। मतलब इससे जो रिलेवेंस टॉपिक्स हैं, जो बुक्स हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पे इनको कोट किया हुआ है। नेक्स्ट था अध्ययन की उद्देश्य, कि जो मैं अध्ययन करने वाला हूँ उसका मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्यों करने जा रहा हूँ। उसके बाद में शोध क्षेत्र, कि जो मैं ये करूंगा, ठीक है, इसमें मुझे किस क्षेत्र को फोकस करना है, मतलब मैं करने जा रहा हूँ। उसके बाद में शोध प्रविधि, अध्याय विभाग, कैसे मैंने इसमें अध्याय का विभाग किया हुआ है। फिर उसके बाद उपसंहार और लास्ट में संदर्भ ग्रंथ की सूची। चलिए, मैं आपको एक एक पॉइंट को बताऊंगा। ये मैंने प्रस्तावना लिखी हुई है, ठीक है। प्रस्तावना में आप अपने टॉपिक को थोड़ी शॉर्टली तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने मतलब 2 पेजेस में प्रस्तावना किया हुआ है। मोस्टली मेरा फोकस इसमें क्या रहा है, इसमें मैंने थोड़ा, मैं जिस विषय को लेने जा रहा हूँ उस विषय की क्या आवश्यकता में इस विषय को क्यों लिया है, इसको शॉर्ट में हल्का सा एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, और लेखक जिनके द्वारा वो कृति लिखी गई है, जिसके ऊपर मैं कर रहा हूँ, उसका थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन किया है। फिर शीर्षक निरूपण, की मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने जो ये आचार्य विद्यासागर प्रणीत षट्सती साहित्य जीवन प्रबंधन तत्वानाम अन्वेषण लिया है, इसको अपन ने क्यों लिया है, ठीक है, उसको मैंने शॉर्ट में मैंने जो है शीर्षक को निरूपण किया, कि जगत पूज्य जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वारा जो रचित षट्सती साहित्य, षट्सती का मतलब है 6 शतक, जिसमें जीवन तत्वों का, जो जीवन से रिलेटेड, लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो तत्व है उनका मैं यहाँ पे शोध करूंगा। इसके बाद में शोध की मैंने क्या आवश्यकता ली है, क्या आवश्यकता है मेरे शोध की। तो जीवन प्रबंध के संबंध में आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मैं इस शोध के द्वारा मतलब उसको प्रकाशित करूंगा, ठीक है, उसको ढूंढूंगा, उसको बताऊंगा। फिर आचार्य विद्यासागर से कृतिनाम शोध कार्य योगदानम, उन्होंने क्या क्या शोध कार्य किए हैं, उसमें क्या उनका योगदान रहा है वो। तो ऐसा मैंने 6 यहाँ पर आवश्यकता उसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट, संबंध साहित्य परिशीलन। अब मैंने जो ये रिसर्च टॉपिक लिया है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कितने ग्रंथ लिख चुके हैं, किसने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, उनकी क्या क्या शोध रही हैं, वो मैंने यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। अब अंतरजालीय सूची आप ये भी लिख सकते हैं। अंतरजालीय सूची का मतलब होता है कि आप इंटरनेट के थ्रू क्या क्या आप रिसर्च निकाल के आ रहे हैं उसको यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मेरा क्या उद्देश्य है इन सारी चीजों का, तो मैंने जैसे यहाँ पे उद्देश्य बनाए हुए हैं 12, कि जो उनके द्वारा ग्रंथ लिखे हैं उसमें श्रवण शतक से मैं उनका ज्ञान लूंगा, ठीक है, श्रवण शतक का ज्ञान लूंगा। अब श्रवण शतक के अंदर में जीवन प्रबंध के तत्वों का ज्ञान लूंगा। ऐसे ही मैंने इसके 12 उद्देश्य बनाए हुए हैं। आगे शोध क्षेत्र। अब आप अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि आपने जो टॉपिक लिया है वो किस क्षेत्र के अंदर में आ रहा है, किस शोध क्षेत्र के अंदर में आ रहा है। जैसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शोध नीति है भारतीय ज्ञान परंपरा तासाम अनुपयोगश्च इत्याख्ये शोध क्षेत्रे भारतीय ज्ञान परंपरासु सर्वाधिक समृद्ध परंपराणाम संदर्भे
समसामयिक समस्यासु प्रवादेषु विषयेषु च अनुशानम। ठीक है, तो इसके अंदर में, इस बिंदु के अंदर में मेरा ये आ रहा है शोध क्षेत्र, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आप अपने वेबसाइट पे जाके, जैसे अगर आप संस्कृत यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करते हैं, तो जो आप CSU प्रयागराज वाला जो कैंपस है, गंगा झा वाला, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि आपका जो शोध है वो किस क्षेत्र के अंदर में आ रहा है, आपको वो वहां से चूज करके लिखना है, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद शोध प्रविधि, ठीक है, कि इसमें किस विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, शोध प्रविधि मतलब आपकी जो यहाँ पे आप शोध करेंगे वो उसके अंदर कौन सी विधि आ रही है। जैसे इसमें मैं अन्वेषण कर रहा हूँ, इसमें मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने अन्वेषणात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों विधि का यहाँ पे प्रयोग किया है, तो जो मैंने लिखा है। इसके बाद अध्याय विभाग, अब मैं कैसे इसको जब अपनी ये शोध क्षेत्र बनाऊं, मतलब जो शोध प्रबंध बनाऊंगा, इसके अंदर मैंने कैसे अध्यायों का विभाग किया है, किस प्रकार से मैं अपनी ये, अगर मैं इन फ्यूचर इसको करने वाला हूं तो मैं कैसे करूंगा, तो ये यहाँ पे मैंने अध्यायों का विभाग अपने अनुसार किया हुआ है। प्रथम अध्याय के अंदर में मैं क्या बताने वाला हूँ, तो देखिए सबसे पहले तो भूमिका ही आती है। भूमिका के बाद में आप प्रथम अध्याय में जो आपका जो कृति है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं या शोध कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में वहां पर परिचय उसका दे सकते हैं। साथ साथ में आप जो ग्रंथकर्ता हैं उनका परिचय दे सकते हैं, सामान्य अपनी शोध के बारे में बता सकते हैं, फिर दूसरे अध्याय से आप सारी चीजें चालू कर सकते हैं। आप सामने पीपीटी में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 8 अध्याय दिए हुए हैं, लास्ट में उपसंहार और ग्रंथ सूची ये अध्याय दिया हुआ है। ठीक है, आप सारे सबको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और अपने जो आप शोध बनाने वाले हैं उसको आप उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हर अध्याय में आपको अलग अलग टॉपिक्स को यहाँ पे लेके आना है। लास्ट में जैसे कि मैंने यहाँ पे 8वें अध्याय में उपसंहार और ग्रंथ सूची दिया है, लास्ट में यहाँ पे मैं उपसंहार दे रहा हूँ, उसके बाद में ग्रंथ की सूची दूंगा। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने उपसंहार किया है वो मैंने शॉर्ट में किया है, आपको भी यहाँ पे जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे उसमें आपको शॉर्ट में ही देना है। ठीक है, उसके बाद में संदर्भ ग्रंथ की सूची, ये हमारे पास में कुछ मुख्य बिंदु रहे हैं। ऐसे ही आपको जो है वो पीपीटी बनानी है, ऐसे ही आप जब पीपीटी बनाएंगे तो आपकी पीपीटी बहुत अच्छी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैनवा से डिजाइन कर सकते हैं, कैनवा बहुत इजी पड़ता है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और आपकी ऐसी ही शानदार जो है वो रिसर्च प्रपोजल बनेगा। तो आप सभी को अगर कोई और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, नहीं तो आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट के थ्रू आप मेरे से सारी चीजें पूछ सकते हैं। आपका देखिए विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फॉर्मेट है फॉर्मेट यही चलेगा, फॉर्मेट कुछ और नहीं चलेगा। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें, आप अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करते तो आप इजीली जो है रिसर्च प्रपोजल को बना सकते हैं। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।